नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली है, उसके बाद से ही विपक्षी दल के जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस से किनारा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजे आने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इधर बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। नतीजे आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये किस तरह का गठबंधन है, क्योंकि जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था उनमें से 2 सीटें कांग्रेस ने मांगी थी जो उसे नहीं दी गई। तो अब किस तरह से ये गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा और उपचुनाव में क्या कुछ इसका असर आएगा, आज के संडे स्पेशल में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का असर उत्तर प्रदेश में किस तरह से पड़ेगा। आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। जहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। पीएम मोदी का ये बयान विपक्षी गठबंधन में तूफान का कारण बन जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। हरियाणा में बीजेपी को मिली जीत के बाद पीएम मोदी ने जब कहा कि कांग्रेस परजीवी है तो उसका सियासी असर भी तुरंत देखने को मिल गया। लगता है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के इसी बयान से सबक लिया है। इंडिया गठबंधन रहेगा और साथ लेके चलना का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। महज 2 दिनों के अंदर ही 3 बार विपक्षी गठबंधन की एकता की पुकार करते अखिलेश यादव के इस फैसले में सियासी पैतरा कम और मजबूरी ज्यादा लग रही है। फैसला साझा है या निजी, इस पर भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन सियासत में लिए गए हर फैसले के पीछे टाइमिंग का बड़ा खेल होता है और वक्त की नजाकत को भांपते हुए अखिलेश यादव के दिए इस बयान ने विपक्षी एकता पर मजबूरी का मोहर तो लगा ही दिया है। लेकिन पीएम मोदी के बयान से सबक लेते हुए गठबंधन के ऐलान से पहले ही
6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करके अखिलेश ने बड़ा सियासी दांव खेला है। अखिलेश के सांसद बनने से खाली हुई करहल सीट पर सपा का प्रत्याशी घोषित। परिवार के तेज प्रताप यादव होंगे सपा प्रत्याशी। सीसामऊ में नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटेहरी से शोभावती वर्मा, मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद सपा प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस का चाल, चेहरा और चरित्र को देख लिया है। कांग्रेस जिस राज्य में मजबूत स्थिति में होती है, वहां किसी को फटकने नहीं देती है और जैसे ही कांग्रेस को लगता है कि वो कमजोर है, तो फिर गठबंधन की मनुहार करने लगती है। यही वजह है कि सपा ने यूपी में कांग्रेस को शो पीस के रूप में गठबंधन में जगह दी। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी ये महज लिस्ट नहीं, बल्कि इसमें ट्विस्ट भी थी और प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। सपा ने मझवा और फूलपुर सीट पर भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से दे दिया, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। दावा किया जा रहा था कि अजय राय अपने बेटे के लिए मझवा सीट मांग रहे थे। वहीं फूलपुर सदर की सीट पर भी कांग्रेस बेहद मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। देखिए, वो पॉलिटिकल दाव है कि कांग्रेस पार्टी सीट ज्यादा न मांगे, ये उनकी साजिश है और गठबंधन धर्म निभाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है और वो त्याग करने की कुव्वत सब में नहीं होती है। गठबंधन को साथ लेके चलना और लोगों को संतुष्ट करना कोई सीखे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से। सपा की लिस्ट जारी होते ही यूपी में विपक्षी गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया था, लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट आनी तो अभी बाकी थी। अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अखिलेश जब पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे, तो उस दिन किसी भी पॉलिटिकल सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही सवाल यूपी में कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर हुआ, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और विपक्षी गठबंधन का ऐलान कर दिया। अखिलेश के बयान के बाद सभी समीकरण और अटकलें धरी की धरी रह गयी। इधर अखिलेश का बयान आया और उधर कांग्रेस ने भी अपनी हामी भरने में देरी नहीं की। हरियाणा के रिजल्ट जो हम लोगों की अपेक्षा थी उसके अनुसार नहीं आया, पर जो कमियां रह गई, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत किया, उसका अनुरूप नहीं आया। उसकी समीक्षा पार्टी कर रही है और जो भी उसमें कमियां होंगी उसको हम ठीक करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आखिर ये फैसला क्यों लिया? ये फैसला जरूरी था या मजबूरी? इसकी भी पड़ताल करेंगे, लेकिन सपा कांग्रेस गठबंधन के मौजूदा चुनौतियों के बारे में बताते हैं। दरअसल उपचुनाव में बीजेपी से मुकाबले से पहले विपक्षी गठबंधन को एक लड़ाई अपने अंदर खाने से लड़नी है और वो लड़ाई है सीटों के बंटवारे को लेकर। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। वैसे भी हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस बार्गेनिंग की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान विपक्षी गठबंधन के लिहाज से अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन सपा के 6 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद भी गठबंधन में कांग्रेस के लिए संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। समाजवादी पार्टी आरएलडी की 2 सीटें कांग्रेस को देने की फिराक में है। दरअसल आरएलडी ने सपा के साथ गठबंधन में खैर और मीरापुर की सीटें लड़ी थी। वैसे तो सपा कांग्रेस के लिए गाजियाबाद, सदर और मीरापुर की सीट छोड़ना चाहती है। कांग्रेस और सपा के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फाइनल फैसला आना बाकी है, लेकिन सपा ने जिन 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसमें अपने पीडीए पॉलिटिक्स का नारा बुलंद किया है। सूची में उसके सभी 6 प्रत्याशी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। हालांकि इस लिस्ट को लेकर सपा पर फिर से परिवारवाद के आरोप लगने लगे हैं। सपा ने जिन प्रत्याशियों को मौका दिया, उन सभी का नाता सियासी परिवारों से ही है। कटेहरी सीट से सपा ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। वहीं मझवा से एसपी नेता रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया है। करहल से मुलायम सिंह के बड़े भाई के पोते तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। सपा ने सीसामऊ में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है।
सपा पर परिवारवाद का आरोप कोई नया नहीं है। समाजवादी पार्टी वैसे तो पीडीए का नारा बुलंद करती है, लेकिन जैसे ही टिकट बंटवारे की बात आती है तो समाजवाद की जगह परिवारवाद आगे आ जाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी कांग्रेस से किसी समझौते के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके कांग्रेस को ये मैसेज भी दे दिया है कि ये गठबंधन उनके शर्तों पर ही चलेगा। अखिलेश को ये फैसला लेने पर भी कांग्रेस ने ही मजबूर किया है और इसके लिए सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि थोड़ा पीछे जाकर देखें तो मध्य प्रदेश का चुनाव भी जिम्मेदार है। ऐसा क्यों है वो भी आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूँ कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ये वो 2 बयान हैं जिसने मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस की तकदीर और यूपी में सपा से उसके गठबंधन की तस्वीर दोनों बदल के रख दी। मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों चुनाव में कांग्रेस नेता कमलनाथ और दीपेंद्र हुड्डा ने अखिलेश को अपमानित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नतीजों में बुरी तरह पस्त हो गई। अपनी जीत को लेकर कांग्रेस इस कदर आश्वस्त थी कि उसने सपा को ना तो मध्य प्रदेश में एक भी सीट दी थी, ना ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सीट देने की बात की कोई खास तवज्जो दी। उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि हरियाणा के अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट हमेशा से ही चुनाव में अहम फैक्टर मानी जाती है। अहिरवाल क्षेत्र में कुल 11 विधानसभा सीट आती हैं और इन 11 सीटों में से महज 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई है। यानी अगर कांग्रेस ने हरियाणा में सपा को तवज्जो दी होती, नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। हरियाणा के चुनाव में अहिरवाल क्षेत्र में भी बीजेपी का जादू सर चढ़कर बोला। अहिरवाल क्षेत्र की 11 विधानसभा सीट में से 10 पर बीजेपी ने बाजी मारी, जो अहिरवाल में उसका ऑल टाइम रिकॉर्ड है। वहीं कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अहिरवाल में कांग्रेस को महज 1 सीट मिली। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खासकर अहिरवाल बेल्ट के नतीजे आने के बाद सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस से बड़ी चूक हुई है। कांग्रेस ने अगर सपा को साधा होता तो तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन तब तो कांग्रेस अपनी जीत निश्चित मान रही थी। पूरा फायदा अदानी को पहुंचा दो। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी। हरियाणा के नतीजों में आंधी तो आई, लेकिन गांधी वाली नहीं। हरियाणा के चुनाव वहां के ह्यूमर की ही तरह राजनीतिक पंडितों की समझ में भी नहीं आया। हरियाणा में कांग्रेस के क्लीन स्वीप का अरमान भी अधूरा रह गया। अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ यादव वोटर्स का दबदबा है। अहिरवाल में हरियाणा के 3 जिले गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी आते हैं। इन 3 जिलों में 11 विधानसभा सीट है, जिसमें सपा की हरियाणा यूनिट ने जाट, यादव और मुस्लिम बाहुल 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी तो सपा ने 3 सीटों पर टिकट की मांग की थी, जिनमें पलवल जिले की हथिन, चरखी दादरी की दादरी और गुड़गांव की सोहना विधानसभा सीटें शामिल थी। जब इन 3 सीटों पर भी बात नहीं बनी तो सपा ने सिर्फ गुड़गांव की सोहना की सीट पर अपनी दावेदारी की। सोहना में लगभग 1 लाख मुस्लिम, 40 से 45 हजार यादव मतदाता है, लेकिन कांग्रेस हरियाणा में सपा को एक भी सीट देने पर राजी नहीं हुई। हालांकि मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से मुंह खाने के बाद भी अखिलेश ने आपा नहीं खोया, बल्कि सियासी परिपक्वता दिखाते हुए ट्वीट किया। अखिलेश ने 6 सितंबर को ट्वीट करके लिखा था कि हरियाणा चुनाव में INDIA अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वो आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हालांकि हरियाणा के लिए अखिलेश का ये त्याग भी काम नहीं आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ना तो विपक्षी गठबंधन की एकजुटता दिखी, ना ही कांग्रेस जीत का इतिहास लिख पाई। हाँ, बीजेपी ने जरूर हरियाणा में अपनी प्रचंड जीत का इतिहास लिख डाला।
सपा कांग्रेस की आपसी तकरार का पूरा फायदा बीजेपी ने उठाया। पिछली बार अहिरवार क्षेत्र में 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 10 सीटों पर अपना परचम लहराया। एक तरफ अखिलेश यादव ने हरियाणा में विपक्षी गठबंधन के लिए जहां कोई रैली नहीं की, वहीं बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जमकर प्रचार किया। इसका नतीजा ये रहा कि मोहन यादव ने जहां जहां चुनाव प्रचार किया, लगभग सीटों पर बीजेपी ने बाजी मार ली। मोहन यादव ने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटें भिवानी, दादरी, तोशाम, झज्जर और बवानी खेड़ा में रैलियां की थी। महज एक छोड़कर सभी सीटों पर बीजेपी ने फतह कर ली। जैसे कि हमको उम्मीद थी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं, जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी ने यादव फैक्टर को मोहन यादव के जरिए भुनाया, वहीं कांग्रेस ने सपा को इग्नोर करके ये मौका गवा दिया। हरियाणा चुनाव के बाद सियासत यूपी की तरफ शिफ्ट हो गया है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है और इसका कांग्रेस पर दबाव है। हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर सीधे तौर पर यूपी में देखा जा रहा है। विपक्षी गठबंधन में अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। जनाधार वाला बयान अब कांग्रेस पर लागू होगा और अखिलेश यादव के जहन में मध्य प्रदेश और हरियाणा दोनों चुनाव की कड़वी यादें तो ताजा होंगी ही। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजों के बाद यूपी में विपक्षी गठबंधन जहां अस्त व्यस्त है, वहीं बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। निश्चित रूप से 10 सीट जीते। कितनी सीट आप बात हुई है कुछ सेंस पर? निश्चित रूप से हम लोग पहले कटहरी मतवा थी और 10 सीट पे एनडीए के प्रत्याशी जीते और भारतीय जनता पार्टी परंपरा रही है, निश्चित रूप से 2 सीट। यूपी में 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव पर हरियाणा के नतीजों का साफ असर देखा जा रहा है। बीजेपी के हौसले में बुलंदी की सबसे बड़ी वजह हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में सीएम योगी का फैक्टर है। दोनों ही जगहों के नतीजों में कई तरह के दाव पेच भी देखने को मिले, कई तरह के समीकरण भी देखने को मिले और कई तरह उलट पलट की तस्वीरें भी। लेकिन इन सब के बीच दोनों ही जगहों के चुनावों में सीएम योगी का जादू खूब चला, क्योंकि सीएम योगी ने जिन सीटों पर चुनाव के दौरान प्रचार किया था, वहाँ के नतीजों ने उनकी देश भर में लोकप्रियता पर एक बार फिर मुहर लगाई। लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहाँ है, रावी बिल पंजाब नहीं, गंगा आखिर हो कैसे जब तक संग नाव नहीं। 2017 में मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मात्र 2 वर्ष जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जो कार्य कांग्रेस 60-65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मात्र 2 वर्ष में करके दिखाया। अयोध्या की समस्या का समाधान। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, दोनों ही जगह सीएम योगी की दीवानगी खूब दिखी। दोनों ही जगह के चुनावों में जनता ने सीएम योगी की छवि की एक और नई पटकथा लिखी है, क्योंकि सीएम योगी ने जहां जहां प्रचार किया, वहां की लगभग सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। सीएम योगी ने हरियाणा में 14 जनसभाएं की थीं, जिनमें उन्होंने 20 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था और उन 20 सीटों में 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। इस हिसाब से हरियाणा में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट करीब 65% का रहा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी सीएम योगी का जादू भरपूर चला है। भले ही बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले कम सीट मिली हो, लेकिन सीएम योगी ने जिन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, वहां की लगभग सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर में 5 जनसभाएं की थी, जिनमें उन्होंने 11 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था और उन 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 90% का रहा। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 100% हो सकता था। दरअसल जो एक सीट बीजेपी हारी है, उस पर सीएम योगी बारिश की वजह से प्रचार करने पहुंच ही नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने वहां की सभा को फोन से ही संबोधित किया था।
यूं तो पूरे देश में सीएम योगी को सख्त प्रशासक का अवतार माना जाता है और इसी बलबूते पर सीएम योगी कई राज्यों में रोल मॉडल भी बनते जा रहे हैं। सीएम योगी की यही छवि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिली है। इसके पीछे के कई कारण भी माने जा रहे हैं। सीएम योगी की साफ सुथरी छवि पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने भरोसा किया। सीएम योगी ने जनता के बीच विपक्षी दलों के चुनावी एजेंडों पर खुला प्रहार किया। यूपी में लागू सख्त कानून व्यवस्था दूसरे राज्यों के लोगों को भी पसंद आया। सीएम योगी के आने के बाद यूपी में हो रहा तेजी से निवेश भी लोगों को पसंद आया। यूपी में कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे लोगों के कामों को पहचान मिल रही। सरकार जब केंद्र में थी और जम्मू कश्मीर में उसके साथ सहयोगी दलों की सरकारें चल रही थी, पत्थरबाजी की घटना होती थी। दौड़ने से यहां पर किस तरह की घटनाएं होती थी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से मोदी जी के आने के बाद गृह मंत्री के रूप में माननीय अमित शाह जी के आने के बाद आतंकवाद अंतिम श्वास गिर रहा है। पत्थरबाज पूरी तरह गायब हो गए हैं। डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है? अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की बच्ची की तरह 370 का हटना उसका सफल होता ये उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करके आया। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर ही नहीं, इससे पहले भी कई राज्यों के चुनावों में सीएम योगी का जादू खूब चला है। फिर चाहे वो ओडिशा रहा हो या आंध्र प्रदेश, यूपी के बाहर जब सीएम योगी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है तो सोचिए अब यूपी में जब चुनाव होगा तो वो कितने असरदार साबित हो सकते हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सीएम योगी का जादू इन सीटों पर बीजेपी को फायदा दे सकता है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। सीएम योगी की लोकप्रियता को देखते हुए यूपी में भी इसका फायदा मिलना तय माना जा रहा है। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमेशा ही रहते हैं। इसके पीछे का कारण उनके प्रचार की शैली ही है जो जनता को खूब भाती है और दूसरी उनकी राष्ट्रवादी छवि। सीएम योगी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी सभाओं में भी राष्ट्रवाद के मुद्दों को धार देकर चुनावी फिजा को बदल दिया था। सीएम योगी का ये जादू ऐसे ही चलता रहा तो यूपी में बीजेपी को फिर से दोबारा बड़ी जीत मिल सकती है, क्योंकि यूपी में भी बीजेपी के नैया के सबसे बड़े खेवैया सीएम योगी ही हैं। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आए हुए नतीजों का असर भी सीधे तौर पर उपचुनाव में दिखाई देगा। आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ परिणाम आने वाले उपचुनाव में दिखाई देंगे। संडे स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।